टीचर्स एकेडमी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। इससे पहले प्रकाशित भाग 1 में हमने बात किया था भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं अनुच्छेद 352 के तहत लगने वाले राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात हमें संविधान के द्वारा अभी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। एक एक करके हम सबको देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं। पहले देखते हैं समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में वर्णन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में अब चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ये 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला, अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। 2 अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 3 अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 5वां, अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 6ठा, अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 1 किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। 2 अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3 किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का
राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002 में ये लाया गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 में ही निवारक निरोध के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब पहला, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। तीसरा, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां इस प्रकार हैं। 1. निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य को रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 44वें संवैधानिक संशोधन 1989 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1989 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। 3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करी के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में इसे लागू किया गया था। 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 30 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 ईस्वी को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। हालांकि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है किसी को। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि संपत्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों तथा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश यानी मैंडेमस। तीसरा, प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन। चौथा, उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेराई। पांचवा, अधिकार परीक्षा लेख यानी क्यो वारंटो। अब इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा, परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा, प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा, उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा, अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकारों में संशोधन के विषय में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधनों को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया।